भारत कोशिश कर रहा है कि जो दुनिया में पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हुए लेकिन हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तो हम दुनिया के देशों को कन्विंस करें और कहें कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, उसके साथ खड़ा ना हुआ जाए और किस तरह से वो विश्व शांति के लिए परेशानीदायक है। दूसरी तरफ जो है हथियारों की होड़ मची हुई है और हथियारों का बाजार जो है वो तेजी से बढ़ा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज एक बड़ा अच्छा स्टोरी उसने छापी है और उसमें ये है कि हथियारों के बाजार में अब चीन अमेरिका को चुनौती दे रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद वो जो है वो अमेरिका की बादशाहत बढ़ने लगी, नाटो बना और जो अमेरिका यूरोप जो है पूरी दुनिया के एक तरह से कहिए दादा बन गए। और जब से अब ट्रम्प आए हैं, ट्रम्प तो कह रहे हैं कि हम ही दादा हैं, बाकी कोई दादा नहीं है। वो यूरोपियन यूनियन को भी धमका रहे हैं, रूस को भी धमका रहे हैं, भारत को भी धमका रहे हैं, चीन को भी धमका रहे हैं। और ट्रेड वॉर जो है आपने देखा ही। लेकिन अमेरिका को जो है वो रसिया से भी चुनौती मिल रही है और चीन से भी। रूस ने वापस जो है यूक्रेन पे बड़ा हमला किया और ये जो दावा कर रहे थे ट्रम्प, रूस यूक्रेन युद्ध हमने रुकवा दिया, दुनिया में कहीं युद्ध नहीं होगा, भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। एक तरह से कहिए पुतिन ने उनको चैलेंज किया और इस बात से ट्रम्प बहुत नाराज हुए हैं। ट्रम्प को गुस्सा आ रहा है। ट्रम्प ने पुतिन को पागल तक कह दिया। और दूसरी तरफ जो है चीन ने जो किया है कि टैरिफ वॉर जो चल रहा था उसमें भी चीन पीछे नहीं हटा, फाइनली अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और अब हथियारों के बाजार में भी चीन आगे बढ़ाया है। वैश्विक सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों पर शोध करने वाली एक संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसको कहते हैं। उसके आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में हथियारों की खरीद फरोख्त में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और बिजनेस स्टैंडर्ड जो है उसने उसका विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण के बाद जो स्थिति उभर के आई है वो ये कि वैश्विक हथियार बाजार में अमेरिका का दबदबा अब भी बरकरार है और उसने हथियारों के बलबूते वर्ष 2023 में 316.75 अरब डॉलर की कमाई की है और चीन में भी हथियारों की बिक्री से कुल राजस्व के 3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। मतलब हथियार सप्लाई में, हथियार बेचने में, हथियार बाजार में चीन भी जो है अब बहुत आगे आ गया है और इसमें ये है कि चीन की अपनी ज़रूरत है, उसके बाद भी चीन के हथियार आयात में 47% की कमी आई है और ये संकेत देती है कि चीन लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए कि भारत की अगर बात करें तो भारत जो है उसकी खरीद में, आयात में 104% की वृद्धि हुई है और डेटा कहता है कि एशिया क्षेत्र में होने वाले कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 27% है। सोच लीजिए हम कितना हथियार खरीदते हैं। और अभी जो बयान आया उनका, जो आरएसएस के चीफ है भागवत जी का, कि हिंदुओं एक हो और हमको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना है। दुनिया की ताकत कैसे बने? दुनिया में ताकतवर बनने के दो तरीके हैं। या तो आप आर्थिक तौर पे इतने संपन्न हो जाएं कि सब आपकी तरफ जरूरत के समय मुंह टिका के रखें। दूसरा ये कि आप हथियार अपने आपके पास इतने ज्यादा हो जाए, हथियारों के मामले में, सुरक्षा के मामले में इतने आत्मनिर्भर हो जाएं कि कोई आपका बाल बांका न कर सके। लेकिन जो मौजूदा दौर में भारत की स्थिति है, कल रात में हमने चर्चा की थी, ये जो नगाड़ा बजाया जा रहा है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, हालांकि उसमें भी अभी बनेंगे, बने नहीं है, अभी अगले साल तक की बात है। लेकिन चौथी अर्थव्यवस्था बन तो जाएंगे, लेकिन हमारी हालत क्या है? जो पर कैपिटा इनकम जो नापने का तरीका होता है, वैज्ञानिक तरीका है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है आपकी। तो जापान से हम आगे निकल जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जापान और भारत के बीच जो
पर कैपिटा इनकम की बात है तो जापान हमसे कमाई में कई गुना आगे है। मतलब बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ की आबादी भी कम है, 12 करोड़ के आसपास वहाँ की आबादी बताई जाती है जापान की। हमारी आबादी 140 करोड़ है, और भी ज़्यादा हो सकती है। तो आर्थिक मोर्चे पर हम कहाँ खड़े हैं, और इस तरह से अगर आप वैज्ञानिक तरीके से न भी जाएँ, अपने आस-पास देखें, क्योंकि हमारे यहाँ डेटा जो है बड़ा मैनिपुलेटेड होता है। जो हमारी सरकार को सूट करता है वो डेटा ज़ाहिर हो जाता है, और जो हमें सूट नहीं करता उस पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ और चलने लगता है, मीडिया कुछ और चलाता है। अब ये समझिए कि हमारे आस-पास जब हम देखने की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि क्या महँगाई कम हुई है? क्या हमारी क्रय शक्ति बढ़ी है? या हम अपने ज़रूरत के सामान में कटौती कर रहे हैं? एक ये तरीका है। फिर ये है कि जो हमारे देश में सुविधाएँ हैं, अब समझिए आने-जाने के, हम इस शहर से उस शहर जाते-आते रहते हैं। हवाई जहाज़, रेल, क्या इन चीज़ों में, इन सुविधाओं इनमें सुविधाएँ बढ़ी हैं? क्या रेल में वंदे भारत ट्रेन और क्या-क्या ट्रेन बनाई गई है, भारी कीमत भी वसूली जा रही है? क्या उसमें उसके बावजूद टिकट आसानी से हमें मिल रहा है? क्या हमें सुविधाएँ ठीक से मिल रही हैं? तो आप पाएँगे कि रेलवे में भी सुविधाएँ नहीं हैं। कई सारी गड़बड़ियाँ हैं, रेल दुर्घटनाएँ हैं वो तो अलग है। अब फ्लाइट्स में भी आप गौर कीजिएगा कि फ्लाइट्स में भी जो सुविधाएँ हैं, वो लगातार कमज़ोर हुई हैं। पहले हवाई जहाज़ जो है शान की सवारी माना जाता था, कि हवाई जहाज़ से आ रहे हैं। लेकिन अब हवाई जहाज़ में भी आप जाएँगे तो लगेगा कि आप किसी बस डिपो पे खड़े हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस आएगी, आपको लेकर के जाएगी। कभी एसी खराब, कभी सीट टूटी हुई, कभी आप लेट हो जाएगा जहाज़। ये तमाम चीज़ें हैं। सुविधाओं के नाम पर अगर कहें तो कुछ एयरपोर्ट जो हैं बड़े खूबसूरत आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे आप देखिए ऐसा लगेगा कि जैसे आपको सब, जितनी दुकानें हैं सब लूटने के लिए आपको खड़ी। ₹75 का आधा लीटर का पानी की बोतल मिलती है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम यहाँ से वहाँ जो यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित यात्रा हमारी होगी, या हमारा ध्यान रखा जा रहा है कि हम ग्राहक हैं। जो आरएसएस के चीफ हैं भागवत जी, कि हमको दुनिया में सबसे ताकतवर बनना है, कैसे बनेंगे? वो नहीं बताया। उनको, उनके पास दुनिया में ताकतवर होने का एकमात्र तरीका है कि हिंदुओं एक हो जाओ। लेकिन हिंदुओं एक हो जाओ, क्या हिंदू एक हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। जाति गणना की बात आ रही है, आरक्षण की बात हो रही है लंबे समय से। आरक्षण पे क्या नज़रिया है लोगों का? खास करके जो आरएसएस टाइप लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनका नज़रिया क्या है आरक्षण को लेकर के? हिंदुओं को लेकर के क्या नज़रिया है? अब भारत में जो है रोज़ हिंदू-मुसलमान चलता रहता है। विदेश जाकर देखिए सब, मतलब निशिकांत दुबे जैसे लोग भी जो है कह रहे हैं कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वहाँ अल्पसंख्यक जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये जो है स्थिति है। लेकिन थरूर ने जो कहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, शशि थरूर जी ने। और हालाँकि शशि थरूर को जब ले जा रही थी बीजेपी अपने प्रतिनिधिमंडल में, तो बहुत सारी मीडिया में बातें आई, कांग्रेस, कहा गया कि कांग्रेस के आधिकारिक वो नहीं है, और शशि थरूर जो है वो नरेंद्र मोदी उन पर डोरे डाल रहे हैं। लेकिन शशि थरूर ने जो बात कही, वो प्रधानमंत्री भी नहीं बोल पाए। कांग्रेस तो हमेशा इस बात पर रही। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस और पूरा गैंग, गैंग ही मैं बोल रहा हूँ, जानबूझ करके बोल रहा हूँ, कि जो दिन रात गीत गाते रहते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, लेकिन जब झटका लगता है, जब कुछ सूझना बंद हो जाता है, तो फिर वो नेहरू के पास चले जाते हैं, इंदिरा गांधी के पास चले जाते हैं। शशि थरूर ने जो कहा है वो बीजेपी की लाइन नहीं। बीजेपी को तो कहना था कि मुसलमान जो है आफत है दुनिया के लिए। भारत में तो यही कहते हैं कि मुसलमान भारत के लिए आफत है, आतंकवादी वही है। लेकिन दुनिया में जाकर के बोलते हैं, दूसरे देश जब जाकर बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और ये कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि हम पीओके के कब्जा कर लेंगे।
यहाँ तो कहते हैं कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, भारत के भीतर। लेकिन जब विदेश जाते हैं तो क्या बोलते हैं और क्यों ऐसा बोलते हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो देखिए, शशि थरूर ने जो कहा है वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि अब हमने न केवल नियंत्रण रेखा पार की है, बल्कि हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की है, ये एलओसी जो है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मतलब कहीं किसी पे अटैक करने से पहले जो निभानी पड़ती है भूमिका है। हमने पाकिस्तान के हृदय स्तर पर हमला किया है। हमने ऐसा केवल आतंक के बारे में संदेश देने के लिए किया है कि भाई पाकिस्तान आप आतंकवाद से बाज आओ। और आगे देखिए कितना महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये भारत की नीति है और ये शिमला समझौता है, यही पंचशील है, यही आइडिया ऑफ इंडिया है, यही नेहरू का नॉन अलाइनमेंट है, जो 5-7 लाइनों में शशि थरूर कह रहे हैं। ये भक्तों को तो खास करके गीता की तरह सुनना चाहिए, जो कहा है शशि थरूर ने। क्योंकि शशि थरूर अभी बड़े करीब दिखाई पड़ते हैं। वो लग रहा है कई कई बार जो है वो कांग्रेस की लाइन से हट जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमारे पाले में आने वाला व्यक्ति है। कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में रुचि नहीं रखते। जो शिमला समझौता को लेकर के गालियां दे रहे थे इंदिरा गांधी को, ये निशिकांत दुबे भी है, उनको भी पढ़ना चाहिए वो क्या कह रहे हैं शशि थरूर, और क्यों कह रहे हैं शशि थरूर। अमेरिका जैसे देश में कह रहे हैं, अमेरिका में जाकर के कह रहे हैं। और जो थिंक टैंक लोग हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, उनके बीच बैठ के कह रहे हैं। वो मोदी मोदी वाली भीड़ में नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में रुचि नहीं रखते हैं, हम अकेले रहना पसंद करेंगे। हम पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है उसे लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। लाइन को समझिए। दुख की बात है कि हम यथास्थितिवादी हैं। मतलब हम जो शिमला समझौता है, शिमला समझौता में यही है कि हम जो एलओसी है जहां है वहीं ठहरे रहेंगे। हम कोई बलपूर्वक जो है नियंत्रण रेखा को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। जो जिसके पास है वो रहेगा। वो ये कह रहे हैं कि हम यथास्थितिवादी हैं। यथास्थितिवादी का मतलब होता है जिस स्थिति में अभी है उसी स्थिति में हमें रहना है, ऐसी शक्ति हमारी। तो शिमला समझौता में यही था, इंदिरा गांधी ने यही कहा था कि हम जो है जो भी हमारे बीच जो तनाव है, विवाद है, उसको हम सुलझाएंगे, बात करके सुलझाएंगे। हम बलपूर्वक युद्ध के साथ नहीं सुलझाएंगे और किसी के क्षेत्र में जबरन हम घुसने का प्रयास नहीं करेंगे। सीमा रेखा, नियंत्रण रेखा बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। वही कह रहे हैं शशि थरूर, और कह रहे हैं कि हम एक यथास्थितिवादी हैं, वे नहीं है, यानी पाकिस्तान नहीं है, वो संशोधनवादी शक्ति है। संशोधनवादी का मतलब होता है वो लगातार अपनी सीमाओं को बदलना चाहता है, वो संतुष्ट नहीं है। जो यथास्थिति है, जो शिमला समझौता है, उससे वो संतुष्ट नहीं। और वो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र को चाहते हैं। कश्मीर पे लगातार निगाह है उसकी। तो वो कह रहे हैं कि वो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र को चाहते हैं और वे इसी किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। शिमला समझौता में हमने कहा है कि शांति से बातचीत के जरिए सुलझाएंगे, लेकिन जो ये किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है पाकिस्तान, और वो किसी भी कीमत पे वो कौन सी कीमत है। और अगर वे इसे पारंपरिक तरीके से हासिल नहीं कर सकते हैं, पारंपरिक तरीका क्या है? पारंपरिक तरीका है बातचीत के जरिए, कूटनीतिक प्रयास से। दुनिया में युद्ध जो है बार-बार हर धर्म में हर जगह है, ये आखिरी विकल्प है। युद्ध का कोई हिमायती नहीं होता है। कोई जाहिल ही होगा जो युद्ध का हिमायती होगा। क्योंकि जो मानवता के पक्ष में खड़ा होगा युद्ध नहीं चाहता। जब युद्ध होता है तो मानवता खतरे में पड़ती है, मनुष्य मारे जाते हैं। वो चाहे महाभारत के युद्ध में भी आप देखें। अंधा युग पढ़ना चाहिए देश के लोगों को। गीता भी पढ़ना चाहिए। हालाँकि गीता को रूस ने कभी कहा था कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला था, फिर बाद में उसको खंडन किया। चूँकि गीता में ये भी है कि अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाते हैं कृष्ण और कहते हैं अर्जुन युद्ध कर। लेकिन युद्ध जो है आखिरी विकल्प जब है तब अब कुछ नहीं बचता है तो करेंगे। हमारी जान पे जब आपत्ता जाएगा, आत्मरक्षा में हमें तो हथियार उठाना पड़ेगा। और इसी को आरएसएस वाले जो है गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं और वो कहते हैं कि हर हिंदू के घर में हथियार होना चाहिए, हर हिंदू को हथियार चलाने चाहिए। और जब हिंदू कहते हैं ना, तो हिंदू का मतलब होता है सवर्ण। उनका हिंदू सवर्ण होता है।
बाकी जो बहुजन हैं वो खाली नाम के हिंदू होते हैं। बाकी आप अपना कर्तव्य निभाएं, लात खाएं, कोई डिमांड न रखें, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाएं, वो तमाम चीजें। खैर अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो कह रहे हैं शशि थरूर कितना महत्वपूर्ण कार्य उस पर बात कर रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में रुचि नहीं रखते हैं, हम अकेले रहना पसंद करेंगे, हम पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है उसे लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं। दुख की बात है कि हम एक यथास्थितिवादी शक्ति हो सकते हैं, वे नहीं है। वे एक संशोधनवादी शक्ति हैं। वे भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र को चाहते हैं और वे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। और अगर वे इसे पारंपरिक तरीकों से हासिल नहीं कर सकते हैं तो वे इसे आतंकवाद के माध्यम से हासिल करने के लिए तैयार हैं। ये हमें स्वीकार नहीं, मतलब ये आतंकवाद हमको स्वीकार नहीं। आइडिया ऑफ इंडिया की बात यही है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि हम मानवतावादी हैं। भारत का जो विचार है वो क्या है, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। पंचशील का जो सिद्धांत गढ़ा था नेहरू ने और चीन ने जो धोखा दिया वो क्या है, यही है। चीन क्या है, चीन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। जॉर्ज फर्नांडिस भी बोल चुके हैं, नेहरू के समय भी हमने महसूस किया, बाद में भी महसूस करते हैं, अभी भी महसूस करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो चीन के साथ बड़ी निकटता पाते हैं, उनको लगता है कि चीन जो है हमारी मदद करेगा, लेकिन इस बार भी चीन ने हमारी मदद नहीं की, पाकिस्तान की मदद की। वो अगर तटस्थ भी रहता तो एक बात होती, जैसे यूरोपीय देश लगभग तटस्थ रहे तुर्की को छोड़कर, लेकिन चीन तटस्थ नहीं रहा। चीन ने जो है पाकिस्तान के सहारे हमारे ऊपर जो है अपने हथियारों का, जिसको कहते हैं प्रदर्शन किया, ये कि हथियारों की का प्रयोग किया, प्रयोगशाला समझा हम। और लगातार जो है चीन कोशिश है कि भारत को कैसे दबाया जाए। अब ऐसे में अगर चीन की आत्मनिर्भरता बढ़ रही है हथियारों के मामले में, व्यापार के मामले में, और दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है, सामरिक मामलों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के हथियारों की बिक्री बढ़ी है और यूरोप के रक्षा हथियार उत्पादकों की बाजार की हिस्सेदारी कम हुई है। सबसे बड़े खरीदार इस इलाके में हम हैं और हमारे बाद जो है वो पाकिस्तान है। इस पूरे जोन में पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच जो है सबसे बड़ा झगड़ा चलता रहता है। और हमारी जो चिंताएं हैं, पाकिस्तान तो एक बड़ी चिंता है ही हमारी। पाकिस्तान ने अभी पिछले दिन भी कहा, जो थरूर ने कहा वो तो है ही, लेकिन पिछले दिन पाकिस्तान ने कहा कि भारत जो है वो हमारे लिए बड़ा खतरा है, भारत का अस्तित्व हमारे लिए बड़ा खतरा है। तो जाहिर है वो दुश्मनी निभाएगा और पिछले 74 सालों से यही कर रहा है वो, और यही उसकी यूएसपी है। पाकिस्तान की यूएसपी भी यही है। इसी आधार पर उसको अमेरिका से, तो चीन से, तो और दूसरे देशों से उसको हर तरीके का सहयोग मिलता है, तो चाहे आर्थिक सहयोग हो चाहे सामरिक सहयोग। एक और चिंता हमारी ये बढ़ती जा रही है भारत की कि चीन जो है अपनी नौसैनिक क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। तो जब नौसैनिक क्षमता को बढ़ा रहा है तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन। चीन जितना ताकतवर होगा हमारे खतरे उतने बढ़ते जाएंगे। वो आर्थिक खतरे भी हमारे बढ़ेंगे और रक्षा वाले खतरे भी हमारे बढ़ेंगे। लेकिन हम जो है किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, क्या हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में चल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो है भारत मेक इन इंडिया का नारा दिया था, लेकिन मेक इन इंडिया क्या बना रहे हैं? हथियार हम 104, मतलब पिछले एक दशक का डेटा है कि 104% लगभग दुगना जो है हम हथियारों का आयात हमने बढ़ाया, उस पर खर्च बढ़ाया है। हम बना नहीं रहे हैं, छोटी मोटी चीजें बना लेते हैं किसी के सहयोग से, लेकिन हम हथियारों के लिए कई देशों पर निर्भर है। रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, इन सब देशों पर हम निर्भर हैं कि वो हमको हथियार दें। और कहा जाता है कि इस बार जो फ्रांस ने राफेल दिया उसमें कई सारी चीजें हमको नहीं बताई लास्ट आवर, क्योंकि आजकल लड़ाई टेक्नोलॉजी की भी, खाली बल के दम पर नहीं लड़ सकते। टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं आती है तो आप फ्लॉप हो जाओगे। ट्रिगर तो दबाया लेकिन गोली निकली ही नहीं, वैसी स्थिति में आप मारे जाओगे। तो आर्थिक तौर पे बड़े संपन्न हुए हैं, इसका ढोल पीट रहे हैं, लेकिन आर्थिक संपन्नता जो है हमारी एक तरह से कहिए झूठी है।
फिर जो है हथियारों के मामले में जो ताकतवर होने की बात कर रहे हैं, तो हमने उस पर कहाँ ध्यान। पिछले लंबे समय से हमारा ध्यान जो है देश के निर्माण पर नहीं है, सत्ता के निर्माण पर है कि सत्ता में किस तरह से आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बने रहे। और सत्ता आप पूरे पिछले 11 साल का अगर आप देख लीजिए, समीक्षा करिए आप, तो आपको पता चलेगा कि केवल सत्ता में बने रहने के लिए सारे षड्यंत्र किए गए। और उस षड्यंत्र का बड़ा हिस्सा रहा कि विपक्ष की पार्टियों को देशद्रोही, भ्रष्टाचारी साबित किया गया। विपक्ष के नेताओं को, खास करके राहुल गांधी को, चूंकि राहुल गांधी से सबसे बड़ा खतरा है, चूंकि कांग्रेस पार्टी अभी भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और जिसको कहिए कि पैन इंडिया पार्टी। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया, मीडिया को पूरी तरीके से उसके लिए इस्तेमाल किया गया। हम रोज ये बोलते रहते हैं और आप तक सच नहीं पहुंचता रहा। सच नहीं पहुंचते रहने की वजह से ही होगा कि हम जो है भारतीय, अधिकांश भारतीय, मैं पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, उसमें वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बातें करते हैं। डंका बज रहा है, डंका फूट गया है, हर तरह से दिखाई पड़ रहा है। अभी देखिए अर्थव्यवस्था को लेकर के डंका बजाया जा रहा है। तो ये जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये हमारे लिए चिंता का प्रश्न होना चाहिए था। बहुत दूर न जाए, अगर नेहरू ने क्या बनाया, इंदिरा ने क्या परिवर्तन किया, बहुत लंबा हो जाता है। तो जो किया मनमोहन सिंह ने भी, अगर उसको भी गौर कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि मनमोहन सिंह के समय दुनिया में भारत एक आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरना शुरू हुआ। दुनिया के देशों को ये भी लगा कि भारत एक गंभीर देश है और भारत के भीतर भी कई तरीके के बदलाव हुए। वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर पर बदलाव नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बदलाव हुआ। और वो बदलाव जैसे मैं कुछ गिनाऊं अगर आपको, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें किसानों को ताकत दी गई थी, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने फिर राउंड दे दिया। तो किसानों को ताकत दी गई थी। मनरेगा शुरू किया गया था कि मनरेगा जो है, जो मजदूरों को ताकत दी गई थी कि आप जो है फ्री में कुछ नहीं है, आप भी मेहनत करते हैं और आप मेहनत का खाते हैं, स्वाभिमानी है, बने स्वाभिमानी हैं आप। तो मनरेगा दिया था किसानों के लिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट, मजदूरों के लिए मनरेगा, व्यापारियों के लिए भी दिया फ्री ट्रेड। हालांकि फ्री ट्रेड के क्रम में लेबर एक्ट कई जगह बाधित हुई, लेकिन कोशिश की गई कि मोनोपोली क्रिएट ना हो। कोशिश की गई कि लेबर एक्ट जो है वो कमजोर तो हुआ है दुनिया में, चूंकि ये हुआ है, फ्री ट्रेड की बात आई, ग्लोबलाइजेशन की बात आई, लेकिन मजदूरों के हित किस तरह से सुरक्षित रहे, इसके कई प्रयास किए गए और गंभीर प्रयास किए गए। फिर जो है बड़ा महत्वपूर्ण था कि राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब आपको, हर नागरिक को सूचनाएं जानने का अधिकार है, क्या हो रहा है। उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया नरेंद्र मोदी जी, लगभग खत्म कर दिया कि अगर आप आरटीआई करें, कोई ये जानकारी लेना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। वो मतलब ये जानकारी नहीं ले सकते कि प्रधानमंत्री कितना पढ़े लिखे हैं, बाकी क्या जानकारी लोगे, वो खत्म किया गया। फिर जो है शिक्षा पे बड़ा जोर दिया जा रहा था, उसको दबा दिया गया। और लगातार ये प्रयास था कि देश में एक ऐसा माहौल बने जिसमें सब मिलकर के चलें। हर चीज पे जो है हावी कर दिया गया पिछले 11 सालों में। मंदिर, मंदिर हमारा श्रेष्ठ विजन बन गया कि हम इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे कि अमेरिका से भी दिखेगा कि वो देखो भारत का वो मंदिर है। और उस मंदिर के क्रम में, मंदिर भी हालांकि उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद दरअसल है मंदिर के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण। हिंदुओं का उत्थान भी उनका मकसद नहीं है, हिंदुओं के उत्थान के नाम पर उनका मकसद है वोटों का ध्रुवीकरण। 11 साल में हिंदुओं का क्या होता, यहाँ पे अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती, किसान मजबूत होते, मजदूर मजबूत होते, तो बहुसंख्य तो हिंदू है, तो 80% तो हिंदू ही मजबूत होते। फिर ये सब कमजोर क्यों किया, ये सवाल समझने वाली बात है। तो ये तमाम चीजों में अब बात आ रही है कि जब अब बुरी तरह से लात खा गए हो, मार खा गए हो, तो उसको ढकने का प्रयास कर रहे हैं।
को झक मार करके उसी जगह पे आना पड़ रहा है जो नेहरू ने स्थापित किया था कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, जो बाबा साहब ने स्थापित किया कि हम संविधान के आधार पर चलेंगे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, भाषा धर्म जाति लिंग के आधार पर नहीं चलेंगे, मनुस्मृति से नहीं चलेगा देश। आप लगातार मनुस्मृति चलाने की बात करते हो, लेकिन जब पिटने लगते हो तो फिर जाति गणना कराने लगते हो, फिर आरक्षण के लिए बोलने लगते हो। लेकिन ये सब जो है ढोंग है, ये समझ जाएंगे जिस दिन लोग, क्योंकि अभी मीडिया जो है इस तरह से कचरा फैलाता रहता है कि आम आदमी को पता नहीं चलता। सूचनाओं में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से ज्यादा जो है न्यूज पॉल्यूशन है, और इस पॉल्यूशन को बढ़ाने में सरकार जो है अहम रोल निभाती है, प्रधानमंत्री से लेकर के निशिकांत दुबे तक। और जब दुनिया के स्तर पर, चूंकि ये पॉल्यूशन दुनिया में नहीं जाता, वहाँ प्यूरिफायर लगाया हुआ है। अभी आपने खबर सुनी होगी कि ढेर सारा आम जो है अमेरिका ने लौटा दिया कि नहीं चाहिए, यहाँ नहीं बिकेगा आपको। फिर फाइनली आम उधर ही फेंक देना पड़ा उन लोगों को, चूंकि लेकर के आएंगे तो फिर ये बढ़ेगा। इसलिए यहाँ अभी आम बहुत भारी मात्रा में मुंबई में मिल रहा है। ये बड़ा उत्पादक राज्य है आम का महाराष्ट्र। हापुस जो है बड़ा फेमस है यहाँ का, और भी दूसरे आम भेजे जाते हैं। लेकिन जब दुनिया के दूसरे देशों के सामने आपको बैठना होता है तो भेद खुल जाता है, और मोदी जी का भेद खुल गया कि ये जो इतने सारे देशों की यात्रा की उसका हासिल जीरो रहा, निगेटिव रहा। जीरो भी होता तो जहां थे वहीं रहता, कोई हमारे साथ देश खड़ा नहीं हुआ। और अब आपको जो है 7 प्रतिनिधि मंडल गए हैं, लेकिन मीडिया जो है शशि थरूर की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है ये समझने वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं रात में चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।